कि ना वर्किंग वर्किंग एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आरएमसी का बचा हुआ था, और वर्केबिलिटी हाँ एंड वाटर सीमेंट रेशियो फॉर आरएमसी, ये दो चीज बचा हुआ था। तो मिला है कहीं से, सर के नोट्स में होगा या पता नहीं कहाँ से लिखे हमको ध्यान में नहीं, बता देते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें क्या है ना, एग्रीगेट एंड सीमेंट आर चार्ज इनटू द मिक्सर। सबसे पहले तो चार्ज कर देंगे, जो आप बताए थे ना, रिचार्जिंग। हाँ तो एग्रीगेट और सीमेंट को चार्ज कर देंगे आरएमसी में सेंट्रल बैचिंग प्लांट से, और उसमें वाटर ऐड करेंगे। वो तो डिपेंड करेगा कि ड्राई मिक्स है या फिर कैसा मिक्स है। दो तरह का था ना, ड्राई एक था, एक वेट था, और एक ड्राई था एक और क्या था। हाँ श्रिंक मिक्स। हाँ, श्रिंक मिक्स था। तो वो तो डिपेंड करेगा उस पर। तो वाटर को ये कर देना, मान लीजिए कि ड्राई लिए हैं तो मिक्स होगा वो रास्ता में, ठीक है। ये बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का। फिर एक है हॉलिंग डिस्टेंस एंड मिक्सिंग टाइम। हॉलिंग डिस्टेंस का मतलब वही ना हुआ करण की साइट पे पहुंचाने का डिस्टेंस हुआ प्लांट से। हॉलिंग डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम नहीं लिख। हॉलिंग डिस्टेंस बोले या मिक्सिंग टाइम बोले, वो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो उसको एडजस्ट करेंगे ये स्पेसिफाइड, मतलब कि टाइम में हॉलिंग डिस्टेंस हो जाना चाहिए कवर, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। और यही मतलब कि ये बता रहे थे, कौन सर थे यार, डीएडी सर बता रहे थे ना कि रोटेशन उसी पे फिक्स करते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। तो मिक्सिंग प्रोसेस गेट कंप्लीटेड बाय टाइम इट्स रीचेज द साइट। और मिक्सिंग प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा जब साइट पे पहुंचेगा उस टाइम। इसका कैपेसिटी, जो ट्रक का शायद कैपेसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.76 से लेकर के 5.7 क्यूमेक तक वेरी कर सकता है कैपेसिटी। और स्पीड ऑफ ड्रम हर जगह तो वही मिल रहा है, 2 से 6 आरपीएम तक होना चाहिए। अच्छा, और ट्रांसपोर्टेशन का एक टाइम दिया हुआ है कि अमन लिखा था ये बात कि 90 मिनट या 300 रिवॉल्यूशन जो है ड्रम का, इसमें से जो लोअर होगा ना वैल्यू, उसी को टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेंगे हम लोग। तो कहना का मतलब ये है कि 90 मिनट या फिर 300 रिवॉल्यूशन के अंदर ही हो जाना चाहिए हम लोग का, ये साइट पे पहुंच जाना चाहिए। ये था वर्किंग एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब है कि वर्केबिलिटी कितना होना चाहिए। तो सौरभ सर लिखे हैं इस बारे में। गुड वर्केबल कंक्रीट में क्या होगा, अच्छा स्ट्रेंथ होगा, ये बात तो जानते ही हैं। फिर है कि इफ द वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.45 रखते हैं, यानी कि पहले रेंज समझ लो, वर्केबिलिटी ये वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.45 से 0.6 तक वेरी कर सकता है। तो जब 0.45 लिखेंगे रखेंगे ना, तो उसका स्लम्प जो है 125 से ±25 mm, ये स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, इतना तक वेरी कर सकता है, एमएम में है ये। और अगर 0.45 या उससे या फिर 0.6 से ज़्यादा रखते हैं, तब 150 ±25 mm स्लम्प जो है प्रेफर्ड किया गया है। और स्ट्रेंथ जैसे कि ये आरएमसी हमेशा डिजाइन मिक्स के लिए ही तैयार किया जाता है। तो M20 या उससे ऊपर ही इसको ये बनाया जाएगा डिजाइन किया जाएगा। यही था छूटा हुआ टॉपिक। मतलब कि बात बात में हम लोग ये सब जितना बताया उतना डील कर ही लिए थे, लेकिन टॉपिक के अंतर्गत नहीं डील किए थे। तो अब आइए ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग मेथड के बारे में हम बोलते हैं बताइए। ट्रीमिक्स। हाँ हाँ, जरूर जरूर बताइए। ट्रीमिक्स वही है कि अगर मान लीजिए कंक्रीटिंग आप किए हैं तो सरप्लस वाटर जो एक्सेस वाटर है तो उसी को रिमूव वैक्यूम के द्वारा रिमूव करने की एक प्रोसेस है। उसी को ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग कहते हैं। अच्छा, ये रिमूव करने का जरूरत क्यों पड़ता है तो ये बताते हैं पहले कि काहे पड़ता है। अब अच्छा, वर्केबिलिटी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना स्ट्रेंथ के। हाँ, लेकिन वर्केबिलिटी होता तो है, लेकिन कुछ एक लिमिट तक ही होता है। ठीक अब है वाटर डालिएगा नहीं तो कहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये एक लिमिट होता है। कम से कम अगर 0.38 भी अगर वाटर सीमेंट रेशियो है ना तो वो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए सफिशियंट होता है 0.38। लेकिन हम लोग जब रियलिटी में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं वर्केबिलिटी के लिए। तो अब मान लीजिए एक्सेस वाटर अगर हो गया है तो वही काउज करता है। अब मान लीजिए कास्ट कर दिया आप कंक्रीट, अगर पानी बहुत मात्रा में है तो बाद में वो सूख जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे अंदर में पोरोसिटी पोर हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा उसका। क्या डेंसिटी भी कम हो जाएगा कंक्रीट का। तो यही सबसे बचने के लिए ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग करते हैं। समझ में आया। हाँ जी, समझ हो गया, इसमें क्या है। हम्म, यही था। फिर है कि इसको इसका एक और नाम है वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीटिंग मेथड।
इसके द्वारा आप मतलब कि वैक्यूम कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी हाई होता है, ड्यूरेबिलिटी भी हाई होता है नॉर्मल कंक्रीट के अपेक्षा। क्या है कि इसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम कर दिया जाता है, लेकिन ये कम करना ये एकदम इमीडिएटली बाद में एकदम तुरंत करना चाहिए, जब आप मिक्स प्लेस कर चुके हैं उसके तुरंत बाद। फिर है लिखा है कि जब आप हाँ सही वैक्यूम बात। अप्लाई कर हो, तो वैक्यूम पंप का मतलब कि अति होना चाहिए मैग्नीट्यूड 0.08 मेगापास्कल, ठीक है। और क्या क्या मैग्नीट्यूड नहीं वाटर समझे। कंटेंट जो इस मैग्नीट्यूड जो आप वैक्यूम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो 0.08 मेगापास्कल के मतलब अथी से खींचना चाहिए, वो सक्शन करने का। पानी का सक्शन करने के लिए। और ये अच्छा। 20 से 25% शायद रिड्यूस कर देता है, हम लिखे तो हैं। और ये इफेक्टिव होता है 100 से 150 mm डेप्थ तक ही, ठीक है। और अच्छा। ये जनरली यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस, लाइक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, फिर फ्लोर के कैनाल लाइनिंग जो होता है उसमें, फिर इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में, फिर पार्किंग लॉट्स ये सब में, फिर डक्ट स्लैब्स, ब्रिजेज, रेलवे प्लेटफॉर्म, फिर कंक्रीट रोड, रनवे, पाथवे, ईटीसी इस सब में यूज किया जाता है, ठीक है। और अरे डक स्लैब नहीं, एक इसमें एक एक स्लैब और है। हम नहीं, डक स्लैब्स लिखा हुआ था। अच्छा छोड़िए, देख। अच्छा, एक और लाइन था जो हमरा नहीं समझ में आया है। बोलिए। The floor, the floor developed by this method is appropriate for high scrapped spot and substantial traffic development। इसका मतलब क्या है जी? अरे जहाँ मतलब कि ज्यादा एब्रेशन होगा वहाँ यूज करेंगे। अच्छा, यानी एब्रेशन जहाँ ज्यादा चाहिए यूज करेंगे ही ना। हम्म। हाँ, और इससे इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो और कुछ है इसमें? नहीं, इंट्रोडक्शन में काफी चीज बता दी आप। हाँ, तो एडवांटेज बोलते हैं कि बोल दीजिएगा। एडवांटेज पहले, उससे पहले तो जैसे इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट, हाँ इक्विपमेंट बताइए ना, एडवांटेज तो लास्ट में है। ठीक है, इक्विपमेंट ही बोल देते हैं। मेनली 4 टाइप के इक्विपमेंट ही यूज होता है वैक्यूम डिवाटरिंग में, जो कि है पहला है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मतलब छोटा एक इक्विपमेंट होता है, लेकिन मतलब 5 से 10 हॉर्स पावर का ये होता है। सोच लीजिए कितना पावरफुल होता है इसका सक्शन करने का क्षमता। फिर है अगला है वाटर सेपरेटर, जो कि वाटर, मान लीजिए वैक्यूम पंप से जो वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है। फिर है फिल्टरिंग पैड। ये फिल्टरिंग पैड का मेन काम शायद होता है जो सीमेंट है ना, सीमेंट पार्टिकल, उसको सक होने से बचाना। ये अथी के दौरान, सक्शन के दौरान, यही ना है। हम ये क्लियर नहीं है मेरा ये चीज। हाँ नहीं, सही सही बता रहे हैं आप। एक फिल्टर टाइप का ये होता है कि उस जैसे उसको बिछा दिए उसके ऊपर हमारा काम करेगा ये पंप। और हाँ, करेगा। ये पार्टिकल्स को सक होने से बचाता है। और फिर अगला है स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर। और एक और है जो मतलब पता नहीं यूज होता है कि नहीं होता है, पावर ट्रबल एक है। हम यूज इसका होता है। यूज नहीं करता है। हाँ, पावर ट्रबल का यूज पता नहीं, हम नहीं देखे थे इसका। और प्रोसीजर भी बोले हैं। बताइए। ठीक है। The main aim of this technique is to extract extra water from concrete surface। वही चीज है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है आपका कंक्रीट सरफेस पे, उसको एक्सट्रैक्ट करने का ही पर्पस होता है इसका। सबसे पहला काम है कि आप सबेस प्रिपेयर कर लीजिए बाई वाटरिंग एंड रैमिंग। अच्छा से जो आपका सबवेस है उसको अच्छा से चाँत उत के कॉम्पैक्शन ये सब कर लीजिए, प्रॉपर्ली इंश्योर कर लीजिए कि वहाँ पे कोई लूज पार्टिकल्स तो नहीं है, नहीं तो छोड़िए, मतलब नहीं देखते हैं कभी कभी मिट्टी वाला उखड़ जाता है अगर ढीला हाँ हाँ ढाला अगर कवर सबवेस है जाएगा। तो। कहने मतलब है हाँ, कि कवर लूज जाता मटेरियल नहीं होना चाहिए। है। हाँ, लूज मटेरियल मटेरियल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कवर जाएगा, वो उतना प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा, हिलेगा सबवेस। फिर लूज रहेगा दूसरा, तो धंस जाएगा जी। हाँ धंस भी जाएगा, प्लस में मान लीजिए अगर उस पर एब्रेशन वाला कुछ काम अगर कर रहे हैं तो हिलेगा ना वो सरफेस। फिर अगला है लेवल द सरफेस एंड पर्पस, प्रिपेयर द स्टोन सोलिंग एंड कॉम्पैक्टेड। तो सिंपल सी बात है कि पहले आप लेवलिंग कीजिए उसका सरफेस का, उसके बाद उस पर स्टोन सोलिंग कर दीजिए और फिर उसको कॉम्पैक्ट कीजिए। उसके बाद कंक्रीट को प्लेस कीजिए और फ्लोर आपका आप किस टाइप का मतलब स्लोप आप कितना रखना चाहते हैं फ्लोर का, ये आप मेंटेन कीजिए।
फिर है कि ट्रिमिक्स हैज टू बी डन इन पैनल एंड ईच पैनल शैल बी ऑफ 3.5 मीटर। ये इसको पैनल में मतलब किया जाता है, पैनल बाय पैनल, और एक पैनल 3.5 मीटर का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्री मिक्सिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए कंक्रीटिंग के जस्ट बाद। काहे कि मतलब अगर आपको तुरंत अगर पानी को सक करना है तो फिर अंदर चला जा सकता है, ज़्यादा अंदर शायद, इसीलिए तुरंत किया जाता है, यही ना। हाँ सही बात है। अंदर मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इमीडिएट प्रोसेस। हाँ हाँ, इमीडिएट प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद रैमिंग, फिर वाइब्रेटिंग विथ स्प्रेड वाइब्रेटर एंड लेवलिंग, फर्स्ट राउंड ट्रॉवलिंग। वैसा ही लेवलिंग कर देंगे ट्रॉवल का यूज करके, शायद पावर ट्रॉवल का यूज करके। व्हेन द कंक्रीट इज फ्रेश, जब कंक्रीट आपका फ्रेश है। फिर मैट्स आर प्लेस्ड ओवर फिल्टर पैड्स विच प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ सीमेंट विथ वाटर। वही चीज हुआ जो बोले हम पीछे फिल्टरिंग पैड में। फिर फिल्टर पैड कंसिस्ट ऑफ रिजिड बैकिंग सीट, वायर गेज और मसलिन क्लॉथ सीट। इस मन तो ऐसे ही इसके बारे में है। फिर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय वैक्यूम एंड स्टोर्ड इन द वाटर सेपरेटर। इसके बाद फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर रिमूवल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन इन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि आपका कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सक हुआ है यानी एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये इक्वल होता है कि आपका कंक्रीट में कितना कॉन्ट्रैक्शन आया है आफ्टर ये क्या ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग। फिर अबाउट 3% रिडक्शन इन कंक्रीट लेयर डेप्थ टेक्स प्लेस। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है 3%, वहाँ शायद में दिया हुआ है 100 से 150 और फिर आगे चल के इंच में भी पढ़ना है, कहीं पर इंच में भी है। ठीक बोले ना प्रोसीजर? प्रोसीजर तो सही बताएंगे। 3% क्या बता रहे हैं? ये 3% हम इस सर का नोट्स में देखे हैं। अबाउट 3% रिडक्शन इन कंक्रीटेड लेयर डेप्थ टेक्स प्लेस, यानी मतलब जो आपका वैक्यूम टेक्निक करते हैं तो 3% कंक्रीट वॉल्यूम में रिडक्शन हो जाता है। अच्छा, ओवरऑल 3% यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कंक्रीट का। हाँ अच्छा, अब एडवांटेज बोल सकते हैं। एडवांटेज का मतलब बोलने में भाई मैं, बोलिए बोलिए और कदम। तो और क्या बोलना है? नहीं नहीं, बोलिए ना, और क्या इसमें बोलना है? खत्म हो गया, हमको लगा कि कुछ और बचा हुआ होगा। अच्छा हाँ, ये बचा हुआ है जी, देखिए नहीं, पॉइंट और अच्छा क्या? से बता देते हो आप। म्यूट कीजिए तो बताते हैं, आवाज रिपीट कर रहा है। बताते हैं। देखिए बोल रहा है ना कि 3% अगर डेप्थ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब कि सीमेंट का जो फ्लोर बनाया है वो 3% का रिडक्शन हुआ ना, तो वो इक्वल दिया हुआ है कि 20% जो ओरिजिनल वाटर कंटेंट था ना उसमें कमी आएगा। यानी 3% हाइट में कमी, यानी मतलब डेप्थ में कमी जो है वो 20% ये मतलब कि पानी खींच लेगा उसमें से, आपका फ्लोर का मटेरियल में से। ये लिखा हुआ था यहाँ पे। मतलब ये ऑलमोस्ट है, ये इक्वल एग्जैक्टली नहीं है, अंदाजा एक लगाया गया है। बस यही था। अब एडवांटेज बताइए आप, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप अपना वाला बंद कीजिए, क्या कि को आएगा फिर। ये पहला एडवांटेज है कि वर्केबिलिटी और हाई स्ट्रेंथ दोनों एक ही बार में अचीव हो जाता है इसके द्वारा। फिर है कि वाटर सीमेंट रेशियो, रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो में इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 10% टू 50% एंड लोअर्स द परमिएबिलिटी। आप इस जो ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग का यूज करके आप अपने कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को 10 से 50% तक बढ़ा सकते हैं और परमिएबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। ये वियर रेजिस्टेंस, कंक्रीट सरफेस के वियर रेजिस्टेंस को भी इनहेंस करता है। फिर है कि सरफेस इज प्लेन एंड स्मूथ ड्यू टू रिड्यूस्ड श्रिंकेज रिड्यूस हो चुका है, इसी कारण आपका सरफेस प्लेन और स्मूथ भी होता है। फिर अब जल्दी सूखेगा, जल्दी मतलब सेट हो जाएगा कंक्रीट, तो जाहिर सी बात है फॉर्मवर्क भी जल्दी रिमूव हो सकता है और सरफेस जो है आपका यूज में जल्दी आ सकता है। फिर है द एडवांटेज ऑफ डिवाटरिंग आर मोर प्रोमिनेंट ऑन टॉप लेयर एज कंपेयर टू बॉटम लेयर। द इफेक्ट बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 150 mm इज नेग्लिजिबल। वहीं बोले थे कि 100 mm से 150 mm तक इफेक्टिव होता है, 150 mm से नीचे अगर नीचे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। बस इतना ही एडवांटेज था, और कुछ लिखे हैं? नहीं वही था।
डिसएडवांटेज भी हम लिखे हैं, बताइए। सर के नोट्स में है। इसका है कि हाई स्टार्टिंग एक्सपेंस इसका होता है, फिर नीड प्रिपेयर्ड वर्क फॉर द वैक्यूम डिवाटरिंग प्रोसेस एज इट नॉट बी यूज्ड फॉर बिफोर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो एकदम बेहुदा हमरा लग रहा है पॉइंट, पर फिर भी लिख लिए हैं, परीक्षा में काम देगा। नीड क्या है बताइए थोड़ा फिर से। नीड प्रिपेयर्ड वर्क फॉर द वैक्यूम डिवाटरिंग। अब अच्छा ये बताइए, कंक्रीट आप नहीं प्लेस किए तो आप किसका वैक्यूम डिवाटरिंग करेंगे जी? ये गजब पॉइंट लिखा है। फिर है नीड एक्सप्लिसिट हार्डवेयर फॉर वैक्यूम डिवाटरिंग लाइक वैक्यूम साइफन। मतलब कि जो बहुत भारी मतलब कि बहुत एक्सपेंस होता है इसमें हार्डवेयर ये सब में। फिर नीड पावर यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग वाटरिंग प्रोसेस। शायद वाटर का एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, शायद हो सकता है 5 से 10 HP के अगर रखना में रहता है मोटर वोटर, तब तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पावर खींचेगा। बस 4 ही ये सब लिखे थे। फालतू लिखवाया हुआ है यार। कहाँ से लिख लिए सर? हाँ हम बोले ना, पता ना लगता है सर के नोट्स में था। नहीं नहीं नहीं, सर के सर नोट्स में नहीं था। शायद हो सकता है ये भागलपुर वाला टीचर के VCS पे लिखे थे, VCS पे लिखल था। अच्छा छोड़िए ना, लिख लिए तो सही किए। तो सर का तो एकदम बेहुदा था। एप्लीकेशन बताइए। एप्लीकेशन ना लिखे हैं। अच्छा बताते हैं हम, म्यूट कीजिए। सिंपल सिंपल एप्लीकेशन है। देखिए वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट, जिसको हम लोग ट्रीमिक्स उतना देर से बोल रहे हैं, इसका यूज कर सकते हैं पार्किंग डेक्स बनाने में, यानी पार्किंग का फ्लोर बनाना है उसमें। फिर है कि कंक्रीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, यानी कि जो ये वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट से जो हम लोग कंक्रीट मिलता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। तो इसलिए हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में कर सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ छोटा छोटा टूल्स, क्रेन, छोटा छोटा ये सब, और बहुत बार मतलब कि इम्पैक्ट लोड ये सब आते रहता है उसके फ्लोर पे। तो उसका इंडस्ट्रियल का जो फ्लोर होता है ना है, उसको स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना भी चाहिए। और ये वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट हम लोग को वैसा फ्लोर प्रोवाइड करता है। तो इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में करते हैं। फिर ना खांसी, इट इज यूज्ड एट द प्लेसेस वेयर सरफेस इन कांटेक्ट विद इम्पैक्ट लोडिंग। जैसा कि बताया अभी इंडस्ट्रियल वाले एग्जांपल में, जहाँ इम्पैक्ट लोडिंग बार बार आ रहा है ना, उस तरह के प्लेस पे इसका यूज करेंगे। फिर ब्रीजेज में इसका यूज करते हैं। फिर है कि फिनिशिंग इज पॉसिबल इमीडिएटली आफ्टर वैक्यूम डिवाटरिंग। अब जैसा कि इसमें पढ़ चुके हैं, हे भगवान, फिनिशिंग जो है वो तुरंत पॉसिबल हो जाता है ना इसमें, इमीडिएटली आफ्टर वैक्यूम डिवाटरिंग। तो जहाँ फिनिशिंग तुरंत देना हो वहाँ भी कर लेंगे। ऐसे लगता है कि ये पॉइंट थोड़ा वाहियात हमको भी लग रहा है। फिनिशिंग बताओ तो करण थोड़ा सा इसको, लास्ट वाला पॉइंट जो बोले। क्या बोले? बोले ना कि फिनिशिंग जहाँ मतलब कि इसमें पॉसिबल तुरंत है, वैक्यूम डिवाटरिंग किए ना तुरंत इसमें फिनिशिंग भी दे देते हैं। तो ऐसा तो हमको लगता है कि सब चीज में दे ही देते हैं। नहीं नहीं या नहीं, बाकी नहीं में नहीं ना। क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग करने के बाद फिनिशिंग करते हैं। इसमें हम ओहो। पानी पहले ही निकाल लिए तो स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है। ठीक है, क्लियर है अब। तो स्पेशल कंक्रीट है इसके बाद। पहला है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो बताओ या हम ही बताएं? कोई बताएगा तो बताइए। अच्छा, एक प्रोसीजर में एक लिखा हुआ है ना, इसको फिल्टर पैड को हम लोग रबर सील से मतलब रबर सील को लगाते हैं, तो इसको मतलब इसको कैसे लगाते हैं? चारों बगल लगाते हैं, मतलब चारों तरफ से इसको हाँ, सरका। सख्त तभी ना कर पाएगा, जैसे वैक्यूम जनरेट होगा तभी तो काम करेगा हमारा वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीट। यानी कि जितना बड़ा हम लोग का है ना, उसके चारों तरफ से रबर का रहता है, सील कर देता है और पूरा इसमें सिस्टम। और एक इक्विपमेंट में एक और था, पावर फ्लोट। पावर ट्रबल तो ये ठीक है, लेकिन एक पावर फ्लोट भी था, वीडियो देख रहे थे तो उसमें था, तो इसका भी यूज होता है। पावर ट्रेवल से रिलेटेड ही होगा पावर फ्लोट का फंक्शन मेरे हिसाब से। पावर ट्रवल है ना, वही फिनिशिंग के लिए यूज होता है। हाँ हाँ नहीं, हाँ, पावर फ्लोट एक पावर फ्लोटिंग। फ्लोटिंग थोड़ा पावर बड़ा फ्लोट होता है और क्या। फ्लोटिंग के लिए होता ग्राइंडिंग होगा। करता है सरफेस को। ये स्क्रीन स्क्रीन जब करते हैं ना, डबल डबल बीम स्पीडर का, तो इसके बाद हम लोग उसके ये
पंपिंग जब कर लेते हैं वाटर को, फिर इसके बाद हम लोग पहले पावर फ्लोट का यूज करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पावर ट्रबल का यूज करते हैं। पावर फ्लोट करते हैं ना कि जो सरफेस पे जो भी रफनेस आ गया है वैक्यूम की वाटरिंग करने के बाद उसको रिमूव कर देगा और फिनिशिंग देगा। और पावर ट्रबल उसके बाद उस सरफेस को पॉलिशिंग करने के लिए पावर ट्रबल का यूज करते हैं। हाँ वही मतलब मतलब एक स्क्रीडिंग का काम कर रहा है। मतलब सर्कल में नीचे में नहीं देखते हैं, घर में अगर आता है कोई टाइल्स लगवाने वाला तो फिनिशिंग करने के लिए वो सर्कुलर जैसा रहता है, डिस्क लगाया रहता है और उसमें गोल चारों गोल तरफ से रख रहता है। हाँ होंगे वो एक ब्लेड टाइप का रहता है घूमते हुए, वही ना? नहीं, ना, वो ब्लेड तो काटने पावर के लिए ट्रबल में यूज रहता होता है, ये वो काटने के लिए यूज होता है। लेकिन एक और तरह का ब्लेड रहता है वो फिनिशिंग देने के लिए चारों तरफ से घूमता है और सरफेस पे रगड़ा कर उसको पॉलिशिंग करता है। हाँ हाँ, बात सही बोल रहा है। हाँ, वो एक होता है। और फिल्टरिंग पैड का डायमेंशन होता है 90 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। फिल्टरिंग पैड का मिनिमम है 90 से मिनिमम मतलब सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। समझ फिल्टरिंग गया। पैड में, फिल्टरिंग पैड जो होता है वो नायलॉन का बना हुआ होता है, उसको हम लोग लगाते हैं। पहले वाटर जो होता है उसको ऊपर लाता है और सीमेंट को नीचे मतलब रहने देता है, और फिर इसके बाद हम लोग लगाते हैं इसका सक्शन मैट का, सक्शन मैट बिछाते हैं, जो कि सक्शन मैट जो होता है वो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होता है, तो होता है। और सक्शन मैट जो होता है वो पीवीसी का बना हुआ है। हाँ अच्छा, ग्रूव कटर के बारे में बताइए तो। ग्रूव कटर हाँ। ग्रूव क्या होता है कटर ना कि जब तुम सरफेस फिनिश कर दिए हो तो वहां पर चांसेस होता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ये सब के नाम सुने थे पहले, मतलब फोर्थ सेम में पढ़ना था, फिफ्थ सेम में हाईवे में। तो अरे हाँ अगर बताओ ना। रिपेयर कर दिए हो तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ये सब होने का चांसेस होता है। तो हम्म, ऊपर में से थोड़ा सा ग्रूव काट के वहां पर सीलेंट भर देते हैं। ताकि मतलब तो कि क्रैक वगैरह ना आए कंप्रेस ग्रूव कटर होता है। ग्रूव कटर तुम्हारे जैसे टाइल्स सब काटने के लिए होता है ना, वैसा ही कुछ होता है, बड़ा लेकिन होता है। तो मतलब फ्रेश कंक्रीट के अवस्था में उसको मतलब कि फिनिशिंग दे करके कट कर दिए, कि बाद में करते हैं कटिंग। फिनिशिंग के बाद शायद देते हैं हाँ ताकि फिनिशिंग। हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ये सब के लिए हो जाए। हम्म। और एक तो कॉर्नर को भी स्मूथ करने के लिए 90 डिग्री पे ना रह करके कॉर्नर को क्या करते हैं ना कि नोजिंग टाइप का बना देते हैं। उस तरह का भी इंस्ट्रूमेंट एक रहता है उसके लिए ट्रॉवेल। एक और अलग अलग डिवाइस था, एल सेप के क्या काम था। हाँ 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 एल शेप का रहता है वो थोड़ा तो। चलो अच्छा, ठीक है। ये जो वैक्यूम जो वाटरिंग कर देते हैं तो स्लम्प हमारा कितना हो जाता है? स्लम्प का वैल्यू हाँ, उसका रेंज नहीं 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 पता है। 25 से 40 mm हो जाता है। स्लम्प का रेंज हाँ, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं मिला। और पहले कितना रहता है? पहले ज्यादा रहता है भाई, उसमें पानी निकालने के बाद कहते हैं तो पहले वैरी देखा करेगा, होगा। कितना रहेगा उस पर और डिपेंड करेगा। पहले तो बहुत हाँ, ज्यादा और रहेगा, पानी निकाल दिए तो उसके बाद और कम होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक। समझ। चलो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हम बता रहे हैं ठीक ना। देखिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मतलब कि शॉर्ट में आरसीसी बोलते हैं इसको, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को। इसको डिफाइन किया जाता है या मतलब समझ लीजिए ना कि जो जिस कंक्रीट को हम लोग कॉम्पैक्ट कर रहे हैं रोलर कॉम्पैक्शन के द्वारा, तो उसको रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट सिंपल में बता दीजिए। अब इसमें क्या होता है ना कि बेसिक इंग्रेडिएंट जो हमारा कन्वेंशनल कंक्रीट में है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें कह सकते हैं इसको कि ड्रायर मिक्स होता है ये, यानी कि वाटर ही कम डालें इसमें, यानी स्टीफ इतना स्टीफ रहता है स्टार्टिंग में ही कि हम लोग वाइब्रेटरी रोलर से इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें कि नो स्लम्प कंक्रीट, ऐसे स्लम्प रहता है वाटर तो स्लम्प भी होगा, लेकिन नो स्लम्प कंक्रीट कहने के लिए है। और ये लीन कंक्रीट होता है, मतलब M10 M15 ऐसे ही रहता होगा लीन कंक्रीट, M7.5 इस तरीके से। तो टिपिकली जो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हुआ, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरसीसी इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट ज्वाइंट, यानी कि इस तरह का जो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसका सर का नोट्स में था बिना ज्वाइंट्स के यूज करते हैं।
इसमें थोड़ा सा डाउट है हमको कि बिना जॉइंट्स के यूज करने का क्या मतलब है। डोवेल बार ये सब नहीं देंगे क्या? हाँ तो वही है मेरे- नहीं हाँ वही वही है ना कि जॉइंट्स वगैरह नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं मतलब देते। जनरली जनरली जॉइंट्स नहीं देते हैं। ऐसे डैम वगैरह बना रहे हैं तब तो जॉइंट्स नेसेसरी है यार। जापान में शायद इसी का यूज हुआ था डैम बनाने में। हाँ हाँ हाँ, यूज हुआ था। तो तो क्या तो अच्छा जॉइंट बता किया होगा और क्या। ओ, तो देखो इस तरह का यानी कि आरसीसी जो ये वाला बता रहे हैं, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वाला आरसीसी, इसमें ना तो किसी फॉर्म का जरूरत पड़ता है ना ही फिनिशिंग का, और नॉर डज इट कंटेन्स डोवेल्स और स्टील रिइंफोर्सिंग। ना तो इसमें हम लोग डोवेल्स बार का यूज करते हैं ना ही स्टील रिइंफोर्सिंग देते हैं। ऐसे भी समझो ना, स्टील रिइंफोर्सिंग हम लोग M20 से ऊपर में देते हैं, ये बता रहा है कि M10 लीन कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड एज ए रोडवे, यानी कि अगर रोडवे बनाते हैं ये आरसीसी का, तो 24 घंटा के अंदर ही ये काम में शुरू हो सकता है वो, आफ्टर ओनली 24 ऑफ बीइंग प्लेस्ड, यानी प्लेस करने के तुरंत बाद उसको यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि वाटर वगैरह है नहीं, स्ट्रेंथ तुरंत गेन कर लेगा। अच्छा, कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर सकता है, और विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ऑयल स्पिल्स लिखे हैं सर। ऑयल स्पिल्स कहने का मतलब क्या हुआ यार, कि तेल से कुछ असर नहीं होगा क्या? बताइए इसको। विल नॉट कभी बी कभी अफेक्टेड कुछ बाय। आ जाता है ना, हम्म। वही वाला होगा और क्या। ऑयल का छींटा आ जाता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलो ऐसा ही कुछ मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। देखिए, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मटेरियल, इसको एक्सेप्टेड मटेरियल मान लिया गया है डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए और पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए, मेनली डैम और पेवमेंट नहीं, याद रखिए इसको। ठीक है, इट्स प्रोडक्शन बिकम प्रोवाइड्स अ रैपिड मेथड ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, इसका ये प्रोडक्शन जो हुआ ना वो काफी रैपिड यानी कि फास्ट मेथड है। अब बताते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये इंट्रो इंट्रो था इतना, और प्रोसीजर था कि कैसे कैसे इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। नहीं नहीं, वो तो आगे बताएंगे, प्रॉपर्टीज बता रहे हैं अभी। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, वो प्रमोट करता है कि रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का हम लोग यूज करें। ठीक है, इसलिए यूज करें, मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन जैसे कि पेविंग, चूंकि सेंट्रल रोड रिसर्च है तो पेविंग के लिए ये बताया है कि पेविंग प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉस्ट इन ये सेविंग इन कॉस्ट, कॉस्ट में कम, मतलब कि ये बचत होता है, लेबर भी बहुत कम इसमें चाहिए, फास्टर लेंगे यानी कि फास्ट इसको बिछाना पॉसिबल है ये कन्वेंशनल सीमेंट के कंपेरिजन में। ठीक है, फिर है कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट एग्जिबिट लोअर श्रिंकेज, इसमें क्या होता है ना, एक सेकंड जरा गेट हम लगा देते हैं, नॉइज आ रहा था थोड़ा यार। अच्छा, तो हम बता रहे थे ये इसमें लोअर श्रिंकेज होता है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में। तो जब लोअर श्रिंकेज होगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ड्राई श्रिंकेज इज अचीव, लोअर श्रिंकेज होगा तो यानी कहना मतलब ड्राई श्रिंकेज भी इसमें कम होगा। अब मीडियम रेंज ग्रेडेड एग्रीगेट का और मॉइस्चर मतलब कहना मतलब है कि इसमें मीडियम रेंज का ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करते हैं, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इसमें रखते हैं। कुछ ना कुछ वाटर तो चाहिए होगा, चाहे भले ही ये कितना भी ड्राई हो, मिक्स करने के लिए तो चाहिए ही। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इसमें रहता है। फिर है कि इसमें सीमेंट का कंटेंट भी बहुत कम मिलाते हैं। तो सीमेंट का कंटेंट कम मिलाने से क्या होता है ना कि थर्मल स्ट्रेसेस इसमें कम जनरेट होता है, और थर्मल स्ट्रेसेस कम जनरेट होगा तो क्रैक्स भी कम जनरेट इसमें होता है। पता नहीं स्ट्रेंथ कैसे देता है इसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन सीमेंट बहुत कम मिलाते हैं इसमें। और क्रीप भी बहुत कम होता है इसमें। क्रीप कम होने का कारण ये है ना कि फ्लाई एश इसमें यूज करते हैं, और फ्लाई एश जो है ना वो क्रीप स्ट्रेन को कम करता है। फिर है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इंक्रीजेस, और ये फिर वही बात लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इसमें अचीव किया जा सकता है, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो बताएं ही कि रहता ही है। तो वही लिखा हुआ कि अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है तो वो इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव इफर्ट इन अकॉर्डिंग विद सॉइल कॉम्पैक्शन थ्योरी। यहाँ पे सर लिखे हैं या पता नहीं नोट्स में से लिखे हैं कि जैसा सॉइल का कॉम्पैक्शन थ्योरी है ना, उसी तरीके का इसका भी प्रोसीजर वर्क करता है। फिर है कि यूनिट वेट जो होता है ना रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का, वो कह सकते हैं कि इक्वल होता है या ज्यादा ही होगा, हमारा जो कन्वेंशनल कंक्रीट हुआ ना तो उससे ज्यादा होगा या बराबर होगा, उस मतलब कहने मतलब डेंसिटी, यूनिट वेट कहने का मतलब कि उससे डेंसिटी कम नहीं होगा इसका। फिर नोट में लिखे हैं, शायद सौरभ सर का ये नोट्स होगा, एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट, कन्वेंशनल कंक्रीट से इसका कंपेयर करें आरसीसी का,
तो क्या होता है ना इसमें कि सीमेंट कम रहता है, पहले ही बता चुके हैं कि लोअर सीमेंट होता है। सीमेंटियस सीमेंटीशियस मटेरियल जो होता है वो पेस्ट का पता नहीं यहाँ पे डेंसिटी लिखे हैं 250 से लेके 350 kg पर मीटर क्यूब तक। और फ्लाई एश का जो होता है ना प्रोपोर्शन वो थोड़ा ज़्यादा होता है, हमारा जो सीमेंटियस मटेरियल नॉर्मल होता है ना है उससे ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं फ्लाई एश का कंटेंट। 25 से 70% तक ज़्यादा यूज़ करते हैं बाई वेट। अब इसका यूज़ बता देते हैं। यूज़ जनरली इसका हैवी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ही इसका भी यूज़ होता है, क्योंकि टफ ड्यूरेबल चाहिए होता है हम लोग को सरफेस। तो कंक्रीट का पेमेंट जहाँ करना हो यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हैवी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि रोड या एक आर्टेरियल रोड बताया है सर। आर्टेरियल रोड तो पता ही होगा, तो आर्टेरियल रोड में इसका यूज़ कर लेते हैं। फिर आरसीसी का यूज हम लोग पोर्ट यानी बंदरगाह बनाने में, पार्किंग, स्टोरेज या मिलिट्री का फैसिलिटीज बनाना है ना ट्रेनिंग वाला तो उसमें कर सकते हैं। स्ट्रीट का निर्माण में, लो स्पीड रोड आर्टेरियल रोड में ही आएगा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैम का कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना बता दिए। अब बताइए कोई प्रोसीजर ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, यानी कि पूरा होल प्रोसीजर कैसे है इसको ये लगाने का। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बताइए। बताओ अमन, तुम बताओ इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमको डॉट है इसलिए नहीं बोलेंगे। अच्छा करण तुम बताओ। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, डाउट कुछ ही है। पता नहीं, हमको लंबा तो नहीं दिख रहा है, फिर भी बताने का मन नहीं है। अभी बताइए। बताइए बताइए। बता रहे हैं, ठीक है। देखो हम रीतु पर ये इससे लिखे हैं, निराली पब्लिकेशन से लिखे हैं। क्या है ना कि प्रोसीजर में इसका कि इसका प्रोसीजर जो है 3 फेज में करते हैं, यानी कि 3 स्टेप साइकिल, वो साइकिल चलते ही रहता है। 3 स्टेप साइकिल में हो गया रिजल्टिंग इन कंटिन्यूअस प्लेसमेंट, यानी कि तीन अगर साइकिल में करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस प्लेसमेंट जो है मिक्स का वो चलते रहेगा और सब्सिक्वेंट लिफ्ट में। तो 3 स्टेप है, सबसे पहले मिक्स करेंगे यानी प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेंगे। दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट करेंगे साइट के पास। तीसरा स्टेप मेन स्टेप है स्प्रेड करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे और फिर क्यूरिंग के लिए उसको कर देंगे, मतलब क्यूरिंग करेंगे। फिर यही 3 स्टेप में चलते रहता है इसका प्रोसीजर। यानी कि कहने साफ साफ कहने मतलब है कि जैसे नॉर्मल कंक्रीटिंग करते हैं प्लेस, उसी तरीका ना स्टेप हुआ इसका प्रोसीजर फॉर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का भी। तो सिंपल उसको बता देते हैं, खाली डेटा थोड़ा सा याद रखने वाला बात है, बाकी प्रोसीजर तो सिंपल है ही। नॉर्मल पोर्शन कंक्रीट ऑफ, में हम लोग हाँ प्लेस बताओ। करने के बाद कॉम्पैक्टिंग के लिए वाइब्रेटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यूज कर रहे हैं। हाँ मॉडिफाइड प्रॉक्टर तो एक जगह लिखे हैं हम कि यूज करते हैं इसमें। मतलब चल, कि किसके जैसे यूज करेंगे, सॉइल जैसे डाल देंगे, फिर पानी थोड़ा सा डालते हाँ जाएंगे और हाँ फिर हाँ ऊपर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम निराली पब्लिकेशन में देखे थे कि सॉइल जैसे बिछाते हैं ना उसी तरीके से इसको भी बिछा करके और लेयर बाय लेयर करते हैं कॉम्पैक्ट। अच्छा बताते हैं वो सब बात अगर लिखे होंगे अगर तो। इसको डायमेंशन हमको प्रोवाइड करना है, डैम्स में के ही केस में देख लीजिए, अगर प्रॉपर डायमेंशन के साथ कंस्ट्रक्ट करना है तो फॉर्म्स तो यूज करते ही नहीं है, तो डायमेंशनिंग हम करेंगे कैसे? सही बता रहे हो। तो कहना मतलब कि ड्राई मिक्स रहेगा तो हो जाएगा। हमको नहीं पता है, ये कंफ्यूजिंग वाला बात है यहाँ पे, उसको सर ही ना क्लियर कर सकते। हाँ सर ही क्लियर करेंगे ये सब बात। ठीक है, तो वाइब्रेटरी रोलर तो यूज करते ही हैं यार इसमें, ऐसा कहाँ है कि नहीं यूज करते हैं। कॉम्पैक्टेड लिखा टू हुआ था वाइब्रेटरी मॉडिफाइड रोलर ऑफ प्रॉक्टर। 98% ऑफ मॉडिफाइड प्रोक्टर। हाँ हाँ मॉडिफाइड प्रॉक्टर का कॉम्पैक्ट करते हैं ना ये 98% ना, कॉम्पैक्ट टू 98% मतलब ऑफ मॉडिफाइड कॉम्पैक्ट प्रॉक्टर। उसमें क्या यूज देते हैं? वाइब्रेटर की मान लो यूज करते हैं, बाद में नीचे लिखा हुआ है कि लास्ट में हम लोग फिनिशिंग के लिए स्टील रोलर यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो मतलब कॉम्पैक्ट करेंगे कैसे, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है इसमें। अरे वाइब्रेटर का यूज करते हैं बहुत, ऐसा कुछ चेक नहीं वाइब्रेटर का करेंगे। यूज करते अच्छा हम हैं मतलब। प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है। प्रोसीजर बताए ना 3 स्टेप में होता है, मिक्स प्रपोर्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू साइट और स्प्रेडिंग कॉम्पैक्शन क्यूरिंग, ये 3 हुआ ना। अब बारी बारी से बताते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिक्सचर प्राइमरली डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द कन्वेंशनल कंक्रीट। तो आप सब समझ लो कि इसका जो प्रपोर्शन है वो डिफरेंट रहने वाला है हमारा कन्वेंशनल कंक्रीट से। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि वाटर कंटेंट सबसे पहले तो लोअर होता है। लोअर पेस्ट कंटेंट, पेस्ट कहने का मतलब है कि सीमेंट कंटेंट भी कम ही मिलाते हैं इसमें। फिर लार्जर फाइन एग्रीगेट इसमें ज्यादा होता है बॉस, ये याद रखना। और प्रोड्यूस अ कंबाइंड एग्रीगेट दैट इज वेल ग्रेडेड। अब एग्रीगेट जो होता है ना वो वेल ग्रेडेड इसमें होता है। और स्टेबल अंडर एक्शन ऑफ वाइब्रेटरी रोलर। वेल ग्रेडेड रखने का कारण यहाँ पे शायद लिखा हुआ है कि स्टेबल रहता है वो वाइब्रेटरी रोलर के अंडर में, ठीक है।
फिर मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो है वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर टू मिनिमाइज सेग्रीगेशन से बचने के लिए, और स्मूथ सरफेस भी तो चाहिए। बड़ा बड़ा एग्रीगेट रखेंगे तो स्मूथ सरफेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि सीमेंटेशियस मटेरियल कम है, तो स्मूथ सरफेस के लिए तो सीमेंट जरूरी होता है। तो इसलिए अगर वेल ग्रेडेड रखेंगे ना तो स्मूथ सरफेस मिल सकता है। और फिर नोट पॉइंट यहाँ पे है कि वाटर क्वालिटी शैल बी केयरफुली मॉनिटर। वाटर क्वालिटी को पहले ही अच्छा से मॉनिटर कर लेंगे, क्योंकि एक बार जब मिक्स मिल गया बन गया तो फिर वाटर उसमें ऐड नहीं करते हम लोग। ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग यानी कि जब मिक्स कर लिए ये सब मटेरियल, तो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइट। जाहिर सी बात है, उसको साइट के पास लेकर के जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड इट प्लेस्ड, उसको प्लेस करेंगे कॉम्पैक्ट इन द लिफ्ट इन फाइनल पोजीशन। जो उसका फाइनल पोजीशन उसी में ला करके उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटरी रोलर का यूज करते हैं। वाइब्रेटरी रोलर का इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग को मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो मिल सके। अब इसमें दो तरह का कॉम्पैक्शन के लिए सर लिखे हैं कि एक है फर्स्ट विदाउट रोलर, बिना रोलर का एक बार कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, थोक था कैसा कैसा हूँ। और सेकंड रोलर के साथ कॉम्पैक्शन करते हैं। और फिनिशिंग कॉम्पैक्शन जो है ना वो न्यूमेटिक टायर रोलर एक होता है, उससे करते हैं। न्यूमेटिक टायर रोलर का यूज हम रोड का शायद कंस्ट्रक्शन में देखे हैं, पिचिंग वगैरह करता था उसमें, पता नहीं इसमें कैसे यूज करेंगे। अच्छा, अब नोट में लिखे हैं ना कि यूज डंप ट्रक, सर ही लिखवाए ये कि डंप ट्रक का यूज करते हैं, जिसमें कंक्रीट को प्लेस करने के लिए उसी में पेवर इक्विपमेंट भी रहता है। फिर है कि प्लेस द आरसीसी विथ 60 मिनट। ये जो आरसीसी हुआ ना, आरसीसी मतलब वो वाला आरसीसी नहीं, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ये 60 मिनट के अंदर ये मतलब प्लेस कर देना चाहिए, नहीं तो ज्वाइंट्स क्या होता है कि ज्वाइंट्स देने में प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। फिर है कि रोलर कॉम्पैक्ट, सब चल रहा है यही प्रोसीजर में ही चल रहा है आगे। अगला स्टेप है कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज प्लेस्ड इन लेयर। इसको लेयर में प्लेस करते हैं, और वो इतना थिन लेयर होता है ताकि कंप्लीट कॉम्पैक्शन मतलब कि हो पाए। इतना मोटा मोटा लेयर नहीं दे देंगे ताकि कॉम्पैक्शन ही नहीं हो पाए अच्छा से। तो ऑप्टिमम लेयर का थिकनेस जो सर बताया ना वो 4 इंच से 10 इंच लिखे हैं। और निराली का डाटा अगर को फॉलो करो तो 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लिख रहा है। तो 4 इंच जो सर बताया ना वो तो कितना हो गया कुल मिला करके, 4 × 4 × 2.5 कितना होगा, 10 10 सेंटीमीटर हो रहा है ना। और 10 इंच लिखवाए हैं तो वो 25 mm के अप्रोक्स आता है। लेकिन यहाँ निराली में था कि 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। तो दोनों में देख लेना कौन सा डाटा फॉलो करना है। हमको तो लगता है कि 20 को काट के 10 कर देते हैं सर वाला, और फिर उधर 10 इंच लिखवाया ना उसको तो 30 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं। फिर है कि इतना कम इसलिए रखते हैं ताकि हम क्या क्या दोनों चलेगा, कोई भी रखिए ना, इस सब में उतना वैल्यू नहीं देता डाटा को। हमको भी लगता है कि वैल्यू को 4 इंच से 10 इंच सर वाला याद रखना ज्यादा आसान है। फिर है कि टू इंश्योर एडिक्वेट बॉन्डिंग, अच्छा से बॉन्डिंग बन जाए, तो न्यू यानी कि पहले से बना हुआ है ओल्ड वाला और न्यू वाला लेयर जो है उसको ठीक से मतलब कि ये प्लेस होना चाहिए। और क्या यानी कहना है मतलब कि कोल्ड ज्वाइंट के पास बॉन्डिंग अच्छा से हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ लिखे नहीं है सर कि क्या करते हैं अच्छा से बॉन्ड बने। तो कहने मतलब है कि अच्छा से ध्यान रखते होंगे प्लेसिंग के दौरान। फिर है कि सेग्रीगेशन जो है ना वो उसको ये प्रिवेंट करते हैं हम लोग हाई प्लास्टिसिटी ब्लेंडिंग मिक्स का यूज करके। क्या लिखे हैं यार यहाँ पे कि सेग्रीगेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड एंड हाई प्लास्टिसिटी बेडिंग मिक्स मस्ट बी यूज्ड। हाई प्लास्टिसिटी तो तब ना यूज करेंगे जब ये उसमें सीमेंट ज्यादा यूज मिलाएंगे तब। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बताओ अमन। इस सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं इसमें। ठीक है, ये तो बताए थे ऊपर कि सेग्रीगेशन प्रिवेंट करता है जब हम लोग ये साइज कम रख रहे हैं, वेल ग्रेडेड यूज कर रहे हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे लिखे हैं सर कि प्लास्टिसिटी जो है ना वो हाई रखते हैं। खैर जो भी हो, नहीं पता लग रहा है तो रहने दो यहाँ पे। फिर है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका लीन कंक्रीट होता है ना, तो फिर भी यहाँ पे तो 7 मेगा, भागे तो ना, थ्योरी है ये तो भागे नहीं। 7 मेगा पास्कल से 30 मेगा पास्कल तक ऑब्टेन किया जा सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अरे इतना कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है ये सोच के बताओ तो। जब हम लोग M10 का यूज कर रहे हैं और कुछ हद तक वो समझो कि कॉम्पैक्ट M15 कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट करके। कॉम्पैक्ट अच्छा, वही कॉम्पैक्ट करके यहाँ तक पहुंचा दे रहे हैं होगा। ना। हाँ हमको भी अरे लग कोई रहा है। रिमूव अरे रिमूव नहीं किया होगा, नेटवर्क एरर होगा। अच्छा, इसको कॉम्पैक्ट करते हैं हम लोग, ये समझो ना कि मॉडिफाइड। अच्छा ये पॉइंट क्लियर अच्छा से करो ना कि किसका 98% बोल रहा है यार।
मॉडिफाइड प्रोक्टर का 98% जो कर मॉडिफाइड रहे हैं। वहां तक यही कॉम्पैक्ट करेंगे। बहुत हो रहा है यार, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट। कॉम्पैक्ट टू 98% ऑफ मॉडिफाइड प्रोक्टर। अच्छा सर से बोलेंगे आज की सर हम लोग रिवीजन, मतलब ये एक और पढ़ा दीजिए, नहीं क्लियर हो रहा है कुछ कुछ पॉइंट। ठीक है, बोलेंगे तो समझ जाएंगे, कहेंगे कि नोट्स कर लिए सर हम लोग। सब यार ये सब लिख लिए तो है, पूरा क्लियर थोड़ी ना हो पा रहा है हाँ कि हाँ हाँ, कैसे पूरा क्लियर वही नहीं हो रहा है। तो नहीं पता लगता है। तो मैक्सिमम पॉइंट क्लियर है, लेकिन कुछ सर कुछ पढ़ा पॉइंट पे लटक रहे हाँ, हैं ना, तो लटक जा रहे हैं। लग गया। अच्छा। अच्छा, बता रहे हैं आगे, एक ही पॉइंट और है, उसके बाद HIRC जो भी है वो है। फॉर इफेक्टिव कंसोलिडेशन, इफेक्टिव कंसोलिडेट हो जाए उसके लिए क्या करते हैं कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो है मस्ट बी ड्राई इनफ, इतना ड्राई तो होना ही चाहिए ताकि मास ऑफ वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट, मतलब कि वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट का क्या कर ले, मतलब कि एक ड्राई, इतना ड्राई होना चाहिए ना कि वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट यूज कर पाए, और इतना वेट होना चाहिए ताकि जो है ना यानी कि सीमेंट जो हमारा अच्छा से यानी वर्केबल कंडीशन में भी थोड़ा हो। वेट इतना होना चाहिए ताकि वो प्लेसिंग उसका इजीली हो, इवेनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। अब ये नहीं कि रखें और वो फैल ही नहीं पा रहा है, तो वर्केबल नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा वर्केबल होना चाहिए और इतना ड्राई होना चाहिए ताकि वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट का यूज कर सके। ये दो बात लिखे हैं सर। ठीक है। फिर है कि फिनिशिंग जो है, फिनिश द कंक्रीट विथ स्मॉल स्टील रोलर से इसको फिनिशिंग दे देंगे। और आफ्टर ऑल दिस टाइम, यानी कि ये सब काम हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे ना कि क्यूरिंग मैट यानी सूती बोरा से उसको ढक देंगे, चाहे जैसा भी मैट एक आता है उससे, और फिर क्यूरिंग कर लेंगे हम लोग, स्प्रे क्यूरिंग करें चाहे जैसा भी क्यूरिंग का, तो वो डिपेंड करेगा। तो क्यूरिंग कर लेंगे। तो इतना बड़ा प्रोसीजर था इसका। ये निराली में था कि सर का था? नहीं, निराली और सर दोनों का मिक्स करके लिखा हुआ है। हमको लगता है आप निराली का ज्यादा बोले। सर वाला भी बात बोले हैं इसमें, नोट करके जो बोले ना वो सर ही का बात था। वो सब था। तो अब बताओ, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टिंग कंक्रीट। ये जो एक पॉइंट था ना कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑयल स्पिल्स, हाँ हाँ, बताइए इसको। अभी अभी विकिपीडिया पे सर्च किए हैं तो क्या होता ना है कि जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है ना, तो शायद हो सकता है कि उसका वेस्ट ये सब ऐसे ही बहा दिया जाता है, तो इसी कारण ऑयल स्पिल जनरेट होता है ऑयल का। और ऐसे अथी लैंड पे भी जनरली कभी कभी हो जाता है। पता है, हम जब दीदी को परीक्षा दिलाने लेके गए थे ना परसा, IOCL है ना, हम्म। देखे हैं? तो IOCL। वो रोडवा में, हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वहाँ पूरा मतलब बहुत सारा ट्रक जाते रहता है। अच्छा अच्छा, तो हाँ हम बताइए ना। रोडवा में से गए थे ना, तो हम पहला बार देखे थे रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट रोड। तो हमरा पता नहीं, हम पूरा कोस रहे थे सरकार को कि ऐसा रोड साला बनाता है कि 2 साल में खत्म हो जाता है, ऐसा रोड पहले ही बनाया है। लेकिन अब अच्छा। पता चला कि ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट रोड था। और ये इसका मेन एडवांटेज था कि ये ऑयल स्पिल नहीं जनरेट, मतलब ऑयल स्पिल नहीं से अफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए ये IOCL रोडवा में यूज किया गया था, ताकि टैंकर से हो सकता है छलके उनके फिलिंग में या फिर ये सबसे तो दिक्कत ना हो। अच्छा, मतलब समझे? कि इससे अफेक्ट नहीं होता है ऑयल स्पिल से, कहना मतलब स्लीपिंग को कम करता है, यही ना। और जैसे देखिए ना, ऑयल स्पिल हम फोटो भेज देंगे ग्रुप में, ठीक ना? और ना तो अच्छा सर्च कर ठीक। लीजिए विकिपीडिया पे, समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, सर्च कर लेंगे। बताइए हाई इम्पैक्ट रेजिस्टिंग कंक्रीट के बारे में, बताओ ना, हाँ, ये बोलते छोटा हैं। है। जैसे हेलो, हम बोलते हैं हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। बोलिए। जैसे देखिए, एक चीज देखें, लड़काई में बहुत फेंकते थे पनिया में झिटका, था 1 पुड़ी 2 पुड़ी होता था, उछलता था, मतलब कि ये हाँ लिक्विड हाँ होते हुए भी अगर इस पे मतलब ज्यादा फास्ट से अगर फेंकिएगा ना कोई चीज, तो इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इससे ही ना साबित होता है। तो हम लोग जो कन्वेंशनल कंक्रीट होता है ना, उसमें कुछ चीज वैसा केमिकल्स ऐड कर देते हैं जिससे इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वही चीज पढ़ना है हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कंक्रीट में। तो to prepare this type of concrete, appropriate percentage of polymers are added to obtain desired impact resistance of concrete। यानी कि पॉलीमर्स इसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो कौन कौन सा मटेरियल है जो यूज किया जाता है हाई इम्पैक्ट रेजिस्टिंग कंक्रीट बनाने में? तो पहला है क्रस्ट स्टोन, राउंड ग्रेवल। अच्छा, इसमें राउंड ग्रेवल का यूज किया जाता है, ये कुछ समझ में आ रहा है? राउंड ग्रेबल यूज करने का मतलब क्या है, शायद उसका ज्यादा बार केबल। इम्पैक्ट रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा होता होगा या राउंड का, या कह सकते हैं कि ये ज्यादा बार केबल भी होगा तो प्लेसमेंट में इजी होगा।
हाँ, फिर है मेलमेंट, ये 0.85% ऑफ वेट ऐड किया जाता है। पता है मेलमेंट क्या होता है? आज हम देखे, सर्च किए ना, तो जो अलीबाबा है ना, जिससे आता है सब सामान, तो उस पे लिख ले था सुपर प्लास्टिसाइजर शायद ये होता है मेलमेंट। मेलमेंट। हो। हाँ, लगता है कि सुपर प्लास्टिसाइजर होता है, मतलब कि पानी कम मिलाइए लेकिन प्लास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ा दीजिए सीमेंट का, शायद इसीलिए इसका यूज किया जाता है। फिर एक ग्लेनियम नाम का कोई चीज होता है, उसका यूज किया जाता है 0.5 लीटर पर 100 kg ऑफ सीमेंट या बाइंडर जो भी आप यूज कर रहे हैं। फिर अच्छा। पॉलिस्टीरीन शीट, जो कि जनरली 3 या फिर कोई भी और मतलब कम से कम ऑड 3 लेयर लेयर। में, हाँ, लगाया जाता है ना, तो फिर ऑड लेयर में आप लगाइए। ठीक हम्म। है, फिर है यूजिंग 3 layers ऑफ पॉलीस्टीरीन शीट्स विथ 0.85% ऑफ मेलेमेंट गिव्स हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव्स द इम्पैक्ट कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। जो बताया हुआ है कि यानी ये सब चीज के यूज करके अगर आप कंक्रीट बनाइएगा तो इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। फिर पॉलीस्टीरीन शीट्स इंक्रीजेस द अधेसिव फोर्सेज बिटवीन मटेरियल्स इन द मिक्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी। बोले ना कि पानी मतलब कम डाल के भी वर्केबिलिटी बढ़ा लीजिए सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज करके, सो एज टू प्रोड्यूस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ये पॉइंट क्लियर है? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट तो बताए ही थे, जैसे ग्राउटिंग में खुद सेल्फ मतलब ये कॉम्पैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप ये हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इट हैज ग्रेट रेजिस्टेंस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। जैसे अथी पुल उल में देखते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आ सकता है ना, हम्म। फिर एयरपोर्ट के रनवे पर तो यही सब पे यूज होता है। फिर इट हैज ग्रेट रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर। बस इतना ही पॉइंट हम लिखे थे। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टीज हम बताते हैं, प्रॉपर्टीज में आप दो तीन को बता दिए पॉइंट। देखिए, द हाँ, हाई हाई इम्पैक्ट रेजिस्टिंग कंक्रीट जो होता है ना, वो टफर होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट से। ठीक है, टफर हुआ यानी कि ड्यूरेबल भी कर सकते हैं इसको। इट हैज मोर क्रीप, इसमें ज्यादा अच्छा, ये पॉइंट हमको थोड़ा सा डाउट था, समझ तो गए हैं कहने का मतलब, बताना एक बार। इट हैज मोर क्रीप, इसमें ज्यादा क्रीप होता है क्योंकि ये ग्रेट रेजिस्टेंस देता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आ रहा है तो क्रिप भी ज्यादा होगा, ये कहने का मतलब हुआ। लिखे होंगे ना, सर ही का नोट्स का ये है। वही लग रहा है। वही तो लग रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी में ये लिखने का क्या मतलब है? क्रिप हाँ रेजिस्टेंस लिखते तो समझते भी। पार्टी है ना। हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा क्रीप इसमें हो जाता है ड्यू टू ग्रेट रेजिस्टेंस टू द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। अगला पॉइंट वही है कि वियर और टीयर का रेजिस्टेंस तो इसमें रहेगा ही, क्योंकि टफ बताएं और ड्यूरेबल भी होता है ये। तो वियर टीयर का रेजिस्टेंस भी इसमें अच्छा खासा होता है। इंडेंटेशन यानी कोई शार्प ऑब्जेक्ट का मार्क इस पे जल्दी नहीं आएगा, खड्डा वगैरह नहीं बनेगा छोटा छोटा, पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा जल्दी, स्क्रैचिंग भी नहीं होगा इसमें जल्दी। ये सब प्रॉपर्टी है। फिर अगला प्रॉपर्टी है कि इम्पैक्ट लोड का ये रजिस्ट करता है, इसमें पावर होता है। पढ़िए रहे इम्पैक्ट रजिस्टिंग, तो इम्पैक्ट लोड से तो बचाएगा ही। फिर यूजेस इसका बता देते हैं, यूजेस सिंपल सिंपल हम लिखे हैं पहले, उसके बाद सर वाला भी लिख दिए हैं। तो यूजेस में सबसे पहले होगा ना कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, रनवेज में इसका यूज करते हैं। फिर रेलवे या रेलवे का प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करेंगे। फिर डॉक यार्ड, बंदरगाह का जो डॉक यार्ड बनता है उसमें। फिर इंडस्ट्रियल का फ्लोर में तो सब का यूज कर ही रहे हैं, तो इसका भी यूज करेंगे इंडस्ट्रियल का फ्लोर में। फिर पार्किंग प्लेसेस में ज्यादा एब्रेशन का खतरा रहता है, तो वहां भी करेंगे इसका यूज। फिर हार्बर्स में सर बताया ना कि हार्बर यानी बंदरगाह में इसका यूज करते हैं, क्योंकि वेयर इम्पैक्ट लोड ड्यू टू शिप कोलिजन, यानी कि शिप बार बार टकराते रहता है, मतलब कि उसी से रोड इसी से ना टकराते रहता होगा, आया किनारे पे और सटा। हार्बर बताते हैं क्या होता है। हार्बर जहां से लगता है सामानवा जहाजवा पर चढ़ाया जाता है ना, और जहाजवा हम्म। वापस आके जहां पर लगता है ना, एक स्टेशन लगता है कि होता है, और हाँ हाँ, हम वही इमेज होता है। में देखते हैं, और आगे पट से टकराया जाता है कभी कभी, तो वही चलते इसको इम्पैक्ट हाँ रेजिस्टेंट हाँ बनाया जाता है। हाँ, सही बात है। नहीं, अगर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस देंगे ना तो ड्यूरेबिलिटी कम जाएगा उसका, उस तरह का रोड का, हार्बर वाला रोड का। फिर ब्रिज का पियर में भी इसका यूज करते हैं, इसलिए करते हैं कि मटेरियल का डिग्रेडेशन ज्यादा होता है उसमें, ब्रिज का पियर में। फिर यहाँ पे और तीन चार पॉइंट सर लिखे हैं, वो बता देते हैं। ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर दैट आर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड में बी बिल्डिंग इन ओरियंस टाइफून, यानी कि जहाँ जहाँ ज्यादा साइक्लोन आता है ना, उस तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर में इसका यूज करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट रजिस्टिंग का।
खास करके हॉस्पिटल वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, यानी कि साइक्लोन वाला एरिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। फिर है कि फ्लोटिंग डेब्रिज, यानी कि छोटा छोटा अगर पत्थर वगैरह आ जा रहा है ना बार बार पंप स्टेशन में के इनटेक में, शिप के आने से, या पता नहीं बारगेज एक लिखे हैं उसके आने से हो जा रहा है ना, तो बार बार इम्पैक्ट उससे भी जनरेट होगा। तो उस तरह का अगर कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ फ्लोटिंग डेब्रिज बार बार एंट्री ले ले रहा है, तो वहाँ भी इसका यूज करेंगे। फिर और बताएं सर कि ब्रिजेज, हार्बर या जेटीज, एक होता है जेटीज का मतलब नहीं समझ में आया हमको। उसका प्रोटेक्शन डाइक्स के तौर पे इसका यूज करते हैं। ब्रिजेज, हार्बर, जेटीज, जेटीज के बारे में पता है? कहीं ये तो नहीं है ना जी, एक बार बालवीर में देखे थे जो हवाई जहाज का मतलब नीचे वाला लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था, तो आगे जहाज टकराने वाला था, तो एक वॉल जैसा बना हुआ था, तो उसी से टकराने से रोकता है। तो कहीं ये वाला तो जेटीज, ये वाला तो नहीं ना है हो सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन वॉल, ताकि मान लीजिए एयरपोर्ट तोड़ के ना बाहर चल जाए प्लेन। हो जेट सकता है, देखना पड़ेगा। हो सकता है, हो सकता है, रिलेटेड तो है याद आ यहाँ गया पे। बालवीर के चल। ठीक है, तो इतना चीज में यूज करते हैं हम लोग किस चीज का? हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कंक्रीट। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा एसएफआरसी, यानी स्टील फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। सर इसके बारे अरे में बहुत जेटी, जो जेटी है ना, देखो दिया हुआ है कि जो सी या रिवर या मतलब लेक, इस सब में जो एक्सटेंड किया हुआ रहता है ना स्ट्रक्चर, जो हमेशा टाइड या करंट के मतलब रहता है संपर्क में, उसको मतलब प्रोटेक्ट अच्छा, करता है ये। ओह जो समझ गया, मतलब वेब हमने से मतलब फाइबर बचाता जो है। बताया था ना, उस टाइम को मतलब ये जेटी बोल सकते हैं। ओह, अच्छा, मतलब कि इस पे एक्शन ज्यादा होता है, वियरिंग एक्शन। हाँ मतलब करंट, ये टाइड ये सब जो आता है, चक्रवात, ये सब तो लग सकता है। हाँ हाँ, सही बताया। अच्छा, एसएफआरसी के बारे में बताओ, काहे कि थोड़ा सा बड़ा है और पढ़ा हुआ भी हम लोग का, क्योंकि स्टील फाइबर इन्फोर्स कंक्रीट तो पढ़े ही हम लोग चैप्टर 1 में, तो उससे रिलेटेड भी है, थोड़ा बड़ा है, बताना इसको। अरे बोलो ना बे, कोई तो एक्शन लो। रुको बोल दिया, कब तक बैठे रहेगा? अब बोलना ही पड़ेगा लगता है। स्टील फाइबर इनफोर्स कंक्रीट में स्टील फाइबर को इंग्रेडिएंट के तौर पर कंक्रीट में ऐड करके बनाया जाता है। और क्यों बनाते हैं, इसका रीजन ये है कि पीसीसी के पास बहुत कम टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और लेस रेसिस्टेंट टू क्रैकिंग होता है, और ड्यू टू लिमिटेड डक्टिलिटी। तो यही रीजन है कि हम इसको इम्प्रूव करने के लिए आरसीसी यूज करते थे। और आरसीसी में क्या करते थे, स्टील यूज करते थे, और मतलब स्टील रेनफोर्समेंट बार के तौर पे। तो जो बार होता है वो तो मतलब पूरा कंक्रीट में नहीं अच्छा से मतलब मैट्रिक्स नहीं बनाता है पूरा कंपोजिट मटेरियल। तो उसी को हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया मतलब स्टील फाइबर उसमें ऐड करने लगे। तो वो तो छोटा लेंथ का होता है, तो वो पूरा मैट्रिक्स अच्छा से बना लेता है। तो मतलब काम वही है आरसीसी वाला, लेकिन ये मतलब ज्यादा इम्प्रूव कर देता है प्रॉपर्टी को, इम्पैक्ट रेसिस्टेंस ज्यादा बढ़ा देता है, फटीग स्ट्रेंथ ज्यादा कर देता है कंक्रीट का। और क्यों करता है, तो भाई क्लोजली स्पेस रहता है इसलिए कर देता है। तो इसलिए इसको क्रैक अरेस्टर भी बोलते हैं। और प्रॉपर्टी है कुछ हाँ, स्टील फाइबर का, जैसे कि ये इसका टाइप हो गया, हुक होता है, स्ट्रेट होता है, डिफॉर्म होता है, क्रिम्प होता है। फाइबर लेंथ ट्विस्टेड। अप्रॉक्स 50 mm वेरी करता है। अच्छा, वो टेंसाइल ट्विस्टेड पता नहीं चल रहा था, ट्विस्टेड ही था शायद लिखा हुआ लास्ट में सर का नोट्स क्रिम्प में। है, क्रिम्प है। क्रीम, अरे क्रीम्ड के बाद एक ट्विस्टेड टाइप है, टी से स्टार्टिंग तो था, तो हम ट्विस्टेड उसको अच्छा, लिख दिए। नहीं दिखा होगा तो और हम हटा दिए, नहीं लिखे। तो एक था इंडेंटेड, था इंडेंटेड, इस तरह का अच्छा, शेप का रहता है। अरे यार उतना छोड़ो ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाथ पे होने से रहा 1110 न्यूटन पर mm² होता है। यंग मॉडुलस वही नॉर्मल वाला 2 × 10⁵ डेंसिटी 2800 kg पर मीटर की सब नॉर्मल वाला है। एस्पेक्ट हम्म, रेशियो जो होता है 30:150 होता है, और डाया इसका 0.3 से 0.7, और मैक्सिमम 1 mm जा सकता है। ये वाला हमको लगा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और हाँ हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ रख, फारसी। सही सही है। और निराली में तो 0.25 से 0.75 तक लिया है। हाँ तो ज्यादा मतलब हम देखते तो ज्यादा वेरी नहीं किया है, मतलब बगल अगल में है। बगले में है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ये जो है 3 टाइम्स बढ़ा देता है कन्वेंशनल कंक्रीट के अकॉर्डिंग, ठीक। और कन्वेंशनल बोलने का हमको ये समझ में नहीं है, पीसीसी का बात कर रहा है या आरसीसी का? पीसीसी का बात कर रहा है ना, अच्छा, पीसीसी का बात कर रहा है बॉस। इसका आरसीसी से कंपैरिजन होता ही नहीं है।
अच्छा नहीं, आगे में हम थोड़ा सा किए थे ना इसलिए। ओ, फटीग रेसिस्टेंट भी प्रोपेलर कराना, ठीक। 9 टाइम्स इंक्रीज कर देता है नॉर्मल से। इम्पैक्ट रेसिस्टेंस इसका ज्यादा होगा हैवी इम्पैक्ट के केस में। परमेबिलिटी इसका लेस पोरस होता है। एवरेजन रेसिस्टेंट बढ़ा ही देगा। भाई वहाँ श्रिंकेज पे क्रैक हमको क्यों लगा हुआ तो लिखा है, क्या वहाँ पर क्यों लिखा हुआ था फटीग रेसिस्टेंस के बगल में अरे तो क्यू टाइम 9 टाइम्स ना, क्यू टाइम्स मतलब 9 टाइम्स हुआ। क्यों मतलब लिखा बदल है? सही में और क्यों था? अरे क्यू तो था, लेकिन हम सर टू भी उसी तरह से लिखते थे, हम तो कंफ्यूज हो गए कि 9 क्यू है कैसे कि 9 है। क्यों को हम 9 बना दिए। हम 9 बनाए थे। अरे यार सर पढ़ाएंगे ना तो एक बार कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एवरेजन रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। स्पॉलिंग को भी मतलब स्पॉलिंग भाई फैलने वाला यहाँ पर है। और नहीं रे, श्रिंकेज स्पॉलिंग का हम देखे थे यूट्यूब पे ना, तो दिया ना कि मेंटेन इट्स ट्रू फॉर्म, यानी कि अपने ट्रू फॉर्म में रहेगा व्हेन एक्सपोज टू वही हाई ना टेम्परेचर। वाला तो मतलब एक्सपेंशन स्पॉलिंग से को रिलेटेड इंक्रीज करेगा। है, ओ एक्सपेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। श्रिंकेज को एलिमिनेट करेगा। क्रोजन में अफेक्ट द मटेरियल बट इट विल बी लिमिटेड इन सर्टेन एरियाज। मतलब कि इसमें जो क्रोजन हो सकता है लेकिन पूरा एरिया में नहीं होगा। मतलब पूरा फैला हुआ रहता है ना ये वाला स्टील फाइबर, तो सब जगह नहीं होता है, कहीं पे सर्टेन एरिया में ही हो सकता है। और यूज का बात करें तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों में यूज करेंगे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में डैम, स्टीलिंग बेसिंग ये सब में करेंगे। एयरपोर्ट और हाईवे का पेवमेंट में यूज करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि जहां पर हमको नॉर्मल स्लैब का थिकनेस हाई होता है लेकिन इसका यूज करेंगे तो हमको थिकनेस कम जाएगा। तो जहां पर थिकनेस का कम थिकनेस वाला डिजायर होगा वहां पे यूज करेंगे। इंडस्ट्रियल फ्लोर जहां पर हमको शॉक, थर्मल शॉक और इम्पैक्ट रेसिस्टेंट को रेसिस्ट करना होगा वहां पे करेंगे। रिफ्रैक्टिव कंक्रीट में यूज करेंगे यूजिंग हाई एल्यूमिना सीमेंट इन बोथ कास्टेबल एंड शॉर्टकट एप्लीकेशन, वहां पर इसका यूज करना है। फाउंडेशन स्लैब में यूज करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। फिर ब्रिज डेक में यूज करेंगे एज एन ओवरले और टॉपिंग वेयर द प्राइमरी स्ट्रक्चर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय एन अंडरलेइंग रेनफोर्स कंक्रीट डेक। मतलब टॉपिंग के लिए इसका यूज करेंगे। इन शॉर्टक्रीट लाइनिंग में यूज करेंगे जहां पर जैसे कि टनल हो गया और यूजुअली विथ रॉक बोल्ट लिखा हुआ है वहां यूज करना है। फिर शॉर्टक्रीट कवरिंग के लिए यूज करेंगे इसका जैसे जहां पर सॉइल मतलब कि वो होता है ना गिरने वाला, जैसे कि हाईवे का कटवे या एम्बैंकमेंट करते हैं तो दोनों ओर गिरने रहता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फिर थिन सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि लंबा वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं ऊपर में डोम बनाते हैं ना, उसके में भी इसका यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोजन रेसिस्टेंट बिल्डिंग में यूज करेंगे। फिर जहां पर भूकंप का चांसेस है वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर कंसिस्टेंट स्टील फाइबर एनफोर्स कंक्रीट का, तो उसका क्या क्या है? एक तो हो गया स्टील फाइबर, फिर दूसरा ग्लू हो गया जो स्टील फाइबर को अडेयर करने के लिए होगा। फिर कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, मिक्सचर, वाटर। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल है। खाली दो चीज इसमें एक्स्ट्रा ना हुआ है, वो स्टील फाइबर उसको साटने के लिए गम, और एडमिक्सचर का तो यूज करेंगे ही। हम्म। फिर आता परसेंटेज है ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील फाइबर। बोलना है कि बोलते जाएं? बोलो ना, हम तो निराली वाला लिखे हैं, सर वाला हमको उतना अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। Well, amount of steel fiber ranges from 10 kg per meter cube for the highest aspect ratio 80 to 800 kg per meter cube for lowest aspect ratio 80। मतलब कि लोएस्ट एस्पेक्ट रेशियो पहले 50 होता है और हाईएस्ट 80 होता है। और उसके अकॉर्डिंग जब 80 वाला एस्पेक्ट रेशियो हम यूज कर रहे हैं तो 10 kg पर मीटर क्यूब इसका रखना है डेंसिटी। और जब हम लोएस्ट वाला यूज करेंगे तो ज्यादा रखना है, मतलब 800 kg पर मीटर क्यूब रखना है। इन मोस्ट वो ऑफ द 800 फील्ड। पता नहीं हाँ चला था कितना है। 800 ना वो था हाँ 800 लास्ट, था। दिखा नहीं था ठीक से। और मोस्ट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन में इसका जो वैरी करता है रेंज, कुछ बोल रहा है। 80 था वो, 80 था। हाँ 80 kg पर मीटर क्यूब। अरे 800 ज्यादा लग रहा है भाई। वही अभी तो, हम उनका 8 लिखा हुआ पहले वाला देखें और फिर सोचे कि क्या लिख सकते हैं, तो 80 ही हमको लगा। 80 हमको भी लगा यार। अंडरलाइन कर हम दे, पढ़ाएंगे तो डॉट कर, लगाएंगे इसमें। हाँ हाँ कर दो अंडरलाइन। वो पढ़ाएंगे देख लेना। बोलते हैं सर को पॉइंट आज
सर हम लोग बोलिए, कर लिए हैं, अब आप पढ़ा दीजिए। लटका हुआ भी है। हाँ लटका वो बहुत है। जनरली 0.3 से 2.5% वॉल्यूम का हम लोग यूज करते हैं स्टील फाइबर, ये डाटा और मिला था हमको। वैल्यू है ना स्टील फाइबर का 10% जा सकता है, ठीक है। Addition of a steel fiber up to 5% by volume increases the flexural strength to about 2.5 times that of the plain concrete, ठीक है। Field experiment with 2% of fiber content indicates that SFRC runway slab could be about 1/2 the thickness of, मतलब कि ये बोल रहा है अगर हम 2% अगर फाइबर कंटेंट यूज कर रहे हैं तो वो दर्शाता है कि जो मेरा थिकनेस है, अगर हम नॉर्मल कंक्रीट का स्लैब बना रहे हैं या मतलब रनवे स्लैब ये सब बना रहे हैं तो उसका थिकनेस का आधा कर देगा, मतलब थिकनेस कम कर देगा, हाफ कर देगा अगर हम लोड 2% फाइबर यूज कर लिए। लेकिन व्हील लोड जो है उतना ही के लिए डिजाइन होगा। हाँ ठीक है, फॉर द सेम व्हील लोड कवरेज। हम कॉपी खोल के बैठल है। तो इफेक्ट ऑफ हमको साइज, सही बोल रहे इफेक्ट ऑफ साइज में बोलता है कि मैक्सिमम साइज जो होता है कोर्स एग्रीगेट का वो रेस्ट्रिक्टेड होता है 10 mm तक। क्यों होता है? हैं। टू अवॉइड एप्लीकेबल रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट फाइबर, आल्सो इन इफेक्ट act as a aggregate, although they have geometry, their influence on properties of press। मतलब कि ये बोल रहा है ना कि जो स्टील फाइबर का जो मैक्सिमम साइज होता है वो 10 mm तक ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मतलब इसका कोई मतलब कोई रीजन नहीं मिला क्यों कंप्रेस, मतलब क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस है प्रॉपर्टी का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कंपेयर हाँ किया कोर्स एग्रीगेट से कि कोर्स एग्रीगेट का अच्छा। मैक्सिमम 10 mm रहता है, तो हमको इसका भी वर्क करता है एज ए कोर्स एग्रीगेट, तो इसको भी 10 mm रख दो। इफेक्ट ऑफ स्पेस रेशियो क्या बोलता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द फाइबर टू इट्स डाया। टिपिकल स्पेस L by रेशियो जो करता है 70 से 100 फॉर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। और फिर एक ये था, it is suggested that aspect ratio of less than 60 are best from point of handling and mixing of fiber। तो बोलता है कि 60 अगर एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब लेंथ बाय डाया का रेशियो, तो मेरा जो हैंडलिंग के लिए होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम एस्पेक्ट रेशियो को 100 तक डिजायरेबल मानते हैं एज ए स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जनरली भाई 50 से 70 वैरी करवाना है। जनरली यही आरएमसी में वैरी करता है, वहां पर भी इसलिए लगता है 50 और 80 से लिखे हैं हाईएस्ट और लोएस्ट। हाँ वही तो इसमें लिखा हुआ, निराली में लास्ट में लिखा हुआ था कि 75 पे जो है ना वो मतलब एक टेबल बनाया हुआ है। 75 हाँ पे अगर एस्पेक्ट रेशियो रखते ना है तो हम लोग को रिलेटिव टफनेस मैक्सिमम मिलता है 10.5 का। अब उससे कम रखेंगे तो भी कम मिलेगा, उससे ज्यादा जाएंगे ना 75 से तो भी हम लोग को रिलेटिव टफनेस कम ही मिलेगा। चलिए, वाला तो बोलने वाला जब बोल दिया तब हटाओ ये वाला लाइन। ओहो बोलने वाला था। और एक लाइन और था, हायर एस्पेक्ट रेशियो प्रोड्यूसेस हायर डक्टिलिटी, ठीक है। क्या 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 फिर से बोलो। हायर अगर रखेंगे तो एस्पेक्ट रेशियो रखेंगे उतना ज्यादा हमको डक्टिलिटी मिलेगा। ओ समझ हाँ सकते हैं सही है। जितना एस्पेक्ट रेशियो रहेगा उतना लेंथ रहेगा, उतना लेंथ रहेगा उतना मेरा स्टील फाइबर लंबा रहेगा, उतना हमको डक्टिलिटी देगा। अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ, फिर परसेंटेज ऑफ स्टील फाइबर एक और था, मतलब कि इसका क्या इफेक्ट है उसमें एक और लिखा हुआ है। Strength of a steel fiber reinforced concrete is largely dependent upon the percentage of steel fiber used in the concrete. The increase in the percentage of steel fiber increases approximately the tensile strength of concrete. Use of higher percentage of is liable to cause, मतलब ज्यादा परसेंटेज यूज करने से हमको डक्टिलिटी तो मिलेगा, लेकिन अगर ज्यादा यूज कर दिए तो एक और सिग्रीगेशन का हमको कॉज मिल सकता है, इसलिए ज्यादा भी यूज नहीं करना है। हाँ मतलब एक लिमिट में यूज करना है परसेंटेज ऑफ स्टील फाइबर जो दिया हाँ हुआ है ना 3% तक ना दिया मैक्सिमम 2.5% ढाई पॉइंट 3%। 2.5 था। हम्म। तो उसी के बीच में करते हैं और क्या, तो यही था यही हमारा। एगो स्टील फाइबर एनफोर्समेंट अच्छा से समझ में आ गया, और एगो हाई इम्पैक्ट भी समझ में आ गया, लेकिन ये वाला जो है ना रोलर वाला का प्रोसीजर ही सब हाँ 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 थोड़ा सा लेंदी है। और सर का नोट लेंदी। जो लिखे हैं ना 2 पेज में 3 पेज में हम्म, पिछवा में ना लिखे हैं। हम गायब कर दिए ना, प्रोसीजर अभी छापे कहाँ है। गायब कर दिया, सही किया।
अब इसका काढ़ला यूज के बाद लिखवाए थे, यूज इंडिया में लिखवाया है ना कि स्लैब ऑन ग्रेड में लिखवाए हैं, और एगो लिखवाए हैं कि शॉर्टक्रीट टनल लाइनिंग में। तो रहे दो इसको, कहा लगा तो जब है ही नहीं सिलेबस में तो हो ठीक है, गया तो और क्या, तो हाँ खत्म हो गया, पॉज कर देते हैं रिकॉर्डिंग।